पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम चौक का उद्घाटन संपन्न। मुंबई भाजपा मनपा के पक्ष नेता कार्य सम्राट नगर सेवक विनोद मिश्रा जी द्वारा मलाड मुंबई स्थित त्रिवेणी नगर के समीप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम चौक का लोकार्पण समारोह केरल के राज्यपाल महामहिम श्री आरिफ मोहम्मद खान जी के करकमलों द्वारा संपन्न हुआ। राज्यपाल महोदय ने भारत रत्न डॉक्टर कलाम साहब जी के अंतर्राष्ट्रीय नायक बताते हुए उनके जीवन के अनुसरण की सलाह दी है। साथ कलाम साहब के बहुचर्चित सीख की स्वप्न वो नहीं है जो बंद आंखों से देखा जाए, बल्कि स्वप्न वो है जो खुली आंखों से देखा जाए। स्वप्न वो है जो व्यक्तिगत अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने परिवार के साथ साथ अपने समाज की ओर भी देखा जाए। राज्य और देश की भलाई के लिए वो उन्होंने निरंतर बढ़ते रहने और बौद्धिक मृत्यु या बौद्धिक पतन से बचने के लिए सलाह दी है। इस शुभ अवसर पर भारी संख्या में स्थानीय जनता, भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी और शुभचिंतक लोग उपस्थित थे। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर चौक उद्घाटन के दौरान नेताओं ने क्या कुछ कहा। भाई श्री विनोद मिश्रा जी, श्रीमती दक्षा पटेल जी, श्री वसीम खान, श्री प्रदीप शर्मन, श्री रमेश शर्मन, श्री बीएम तिवारी, भाई और बहनों, विनोद जी ने सही कहा। वो मेरे कार्यालय से संपर्क में थे और कोरोना की तीसरी लहर 15 जनवरी के बाद के सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए थे, तो उनकी वजह से मार्च का महीना थोड़ा कार्यक्रम ज्यादा थे। और एक और भी कारण, हमारे प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट का कहना था कि चौक के उद्घाटन में गवर्नर को नहीं जाना चाहिए। वो बाद में फोन कीजिए कार्यक्रम। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला, मतलब वो ये नहीं कि उनकी राय थी, जो राष्ट्रपति भवन से प्रोटोकॉल आता है उसके अनुसार वो राय दे रहे। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि ये चौक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम से उनके मेमोरियल के तौर पर, उनकी स्मृति के तौर पे बनाया जा रहा है, मैं यह चौक नहीं, अगर उससे भी और छोटी जगह होगी तो मैं जाऊंगा। और इसमें ही टाइम निकालना है जो समय आपने दिया। और मैं कौन हूं इस देश में? आप किसी दूर दराज के, ये तो बंबई है, देश की आर्थिक राजधानी है। आप इस देश के किसी दूर दराज के गांव में चले जाइए और डॉक्टर कलाम का नाम लीजिए, आदमी के चेहरे पे चमक आ जाती है। भारतीय का मन, हिंदुस्तानी का मन थोड़े साल पहले की बात है, मुझे यहीं बैठे बैठे याद आई, अंतर्राष्ट्रीय खेलों का कोई कार्यक्रम था दिल्ली में। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में उसका उद्घाटन हुआ। कलाम साहब को रिटायर हुए राष्ट्रपति की हैसियत से लगभग 1.5 या 2 साल हो चुके थे, राष्ट्रपति नहीं थे। मुझे बहुत खेलों में, मतलब ये अच्छी बात नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन
यूनिवर्सिटी से ही मैं खेलों के बारे में जानता ही नहीं हूं कुछ भी, चाहे क्रिकेट हो या कुछ हो, मुझे पता ही नहीं है। लेकिन मैं उस वक्त टीवी पे इनॉग्रेशन बच्चे देख रहे थे, मैं भी आ गया। मैं आपको कहता हूं कभी भूल नहीं सकता, देश के प्रधानमंत्री आए, देश के बड़े बड़े नेता आए, जो उस वक्त सत्ता में हैं, साहिबे इख्तिदार हैं, तालियां बजी। नहीं, आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं उनके लिए तालियां बजी। लेकिन जब कलाम साहब आए, अब वो राष्ट्रपति नहीं थे उस वक्त, 2 साल हो चुके थे छोड़े हुए, पूरा मजमा उठ के खड़ा हो गया और 10 मिनट तक लोग इसी तरह तालियां बजाते। क्या बात थी उस आदमी में। ये सिर्फ चौक नहीं है और आप कह रहे हैं कि यहां स्लम एरिया है। मुझे पूरा यकीन है कि आज आपने ऐसा काम किया है कि उस स्लम में रहने वाले बच्चों में ऐसे निकलेंगे जो इसको देखकर इंस्पायर होंगे, उन पर असर पड़ेगा। वो डॉक्टर कलाम की जिंदगी के बारे में पढ़ेंगे और जो जिस रास्ते पे डॉक्टर अकेले राष्ट्रपति नहीं, कम उम्री में स्कूल की फीस देने के लिए घरों में अखबार बांटते थे, लेकिन तालीम हासिल करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, मतलब उस आदमी का की जो जिद्दोजहद है और जो संघर्ष, वो असर डाले बगैर नहीं रहता। उनकी जिंदगी के बहुत सारे भक्तों ने अभी जैसे कहा विनोद जी ने कि मिसाइल में हमारे देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक, हमारी बहन ने कहा कि उन्होंने भारत की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जो नेतृत्व किया है, ये देश कभी भूल नहीं सकता उसे। लेकिन इससे आगे बढ़ के, बिल्कुल ताली मत बजाइए, इसे गौर से सुनिएगा, इससे आगे बढ़ के वो बहुत बड़े अध्यापक थे, टीचर थे, मौलिम थे। राष्ट्रपति से के पद को छोड़ने के बाद क्या काम कर रहे थे? बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे थे। हमारी जो ऐसी संस्थाएं हैं जिन्हें दुनिया में बहुत ही प्रतिष्ठा प्राप्त है, IIT, IIM, लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते थे बच्चों को लेक्चर देने के लिए। और कभी YouTube पे जाइए, देखिए जरा क्या सादगी थी। इसीलिए उन्हें अंग्रेजी में, हिंदी में क्या, मैं भी सोचता हूं क्या कहना चाहिए, पीपुल्स प्रेसिडेंट, जिसने जो राष्ट्रपति भवन, वहां की सिक्योरिटी, वहां का प्रोटोकॉल सबको नजरअंदाज करके, उनकी सबसे ज्यादा दिलचस्पी बच्चों में होती थी कि उनको वो, उनका कहना क्या था, उन्होंने कहा ख्वाब, सपना वो नहीं होता जो सोते में देखा जाता है। उसे कहते थे ये कोई सपना नहीं, सपना वो है जो आदमी को सोने नहीं देता। उसके अंग्रेजी में टर्म का इस्तेमाल होता है फायर इन द बेली। मुझे कुछ करना है, मुझे अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने देश की हालत को बेहतर बनाना है। उनका एक एक जुमला जैसे वो फायर इन द बेली,
तो आदमी के जहन को, तखय्युल को, उसके तसव्वुर को, उसकी सोच को एक नया आयाम दे देता था। और उन्हें ये बात शायद ऊपर वाले ने ये समझ ली थी कि उनका कितना असर पड़ता है, इसलिए वो अपना कोई समय नष्ट नहीं करते थे। लगातार लोगों के बीच और लोगों में भी खास तौर से जो नई नस्ल है, और नई नस्ल में सिर्फ आईआईटी और आईआईएम नहीं, प्राइमरी स्कूल के बच्चे, क्यों? और ये बहुत इसमें सबक लेने की जरूरत है। जिस दिन हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन आप ये मुतमईन हो गए, आपको संतोष हो गया कि हां ये बस ये संतोष के लिए काफी, उस दिन आदमी का, देखिए ये दुनिया जो है ये गतिशील है, ये लगातार, यहां कोई भी चीज, मैं आपको एक मिसाल देता हूं, एक पत्थर को आप जो माहौल है, जो जलवायु है उससे सुरक्षित करके और किसी जगह रख दीजिए, 100 साल बाद भी उसको देखेंगे तो वो ऐसा ही मिलेगा। इसे कि बारिश में वो भीग नहीं रहा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, गर्मी का असर, आपने उसे सुरक्षित कहीं रख दिया। लेकिन जरा एक पौधे को सुरक्षित करके दिखाइए तो मैं जानूं। पौधा तो जो जिंदा चलेगी या बढ़ेगी वो एक जैसी नहीं रह सकती। एक जगह आपने जहां आप रुके और आपने कहा बस अब जितना है वो ठीक है, वो बौद्धिक जहनी तौर पे इंसान की मौत हो जाती है, भले ही शारीरिक रूप में ना हो। ये डॉक्टर कलाम को ने जो ये सीख दी है कि जो चाहे जितना अच्छा कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी है, तुम्हारे समाज की जिम्मेदारी है, तुम्हारे देश की जिम्मेदारी है। अपने आप को जितना हो सके, मैं कोई लिख के भाषण नहीं लाया हूं, बल्कि जो ज्यादा मुझे लग रहा है, सोचता हुआ आ रहा था, मगर जो ज्यादा मुझे कहने वाली बात लग रही है वो है जो मुझे अभी अभी मेरे दिमाग में आया। मुंगेर गए डॉक्टर अब्दुल कलाम। ये मुंगेर में बहुत बड़ा योग का संस्थान बिहार में, वहां कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम को खत्म किया, फिर वहां पे एक मदरसा है, वहां गए और बच्चों से जो उन्होंने इंटरेक्शन किया, अब आप कितनी सादगी से किसी भी चीज को कठिन बनाए बगैर बहुत ही आसानी से जो उन्होंने मैसेज दिया, बच्चों से बात करते रहे। और वो बच्चे कुरान पढ़ते थे, मदरसा है, तो बच्चों से कहने लगे कि भाई मुझसे नहीं पूछते तुम कि मुझे सबसे ज्यादा कौन सी कुरान की आयत है, कौन सा वाक्य है जो मुझे सबसे ज्यादा असर डालता है। तो बच्चों ने पूछा, तो कहने लगे जहां से कुरान शुरू होता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब वो उनका मकसद एक मैसेज देना था, को अपनी अखलाकी और समाजी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है तो वो राक्षस बन जाता है।
इसलिए हमेशा डॉक्टर कलाम साहब जोर देते थे कि शिक्षा के साथ नैतिकता होनी चाहिए। अकेली शिक्षा नहीं, शिक्षा के साथ तालीम के साथ तरबियत जरूरी है। ये दिमागों में बताना जरूरी है कि आप सिर्फ अपने लिए जिंदा रहने का हक नहीं है किसी भी इंसान को। मैं सिर्फ अपने लिए, अपने फायदे के लिए या अपने खानदान के फायदे के लिए यह हक मुझे नहीं दिया गया है, बल्कि आप इसे कहीं भी आप इसका अध्ययन करिए। ऐसी खूबसूरत बात कही है। हमारे एक जगह नहीं है कि मुझे कोई उसमें अगर उसे रेफरेंस देने पाइए तो घंटों लग जाएंगे एक ही सब्जेक्ट पर बोलते हुए, लेकिन मुझे जो बहुत ज्यादा मुझ पे असर डालता है कि हमारी भारतीय परंपरा में एक कपिल मुनि नाम है। तो रियाजत, ध्यान, तप और भाई कि इस मौके पे इससे पहले मैं मौला अली का एक कौल बताता। उन्होंने कहा, मन अरफा नफ्सहू फकत अरफा रब्बहू। जो अपने आप को जान गया वो अपने रब को जान गया। ये है अध्यात्म विद्या, जिसको सबसे बड़ा इल्म कहा गया भारतीय परंपरा। तो जब वो आत्म विद्या में रियलाइजेशन, उसका आभास हुआ, तो उसके बाद एक भूख जागती है दूसरों के साथ उस ज्ञान को साझा करने की। कोई नजर नहीं आया, आसपास मां थी बैठी हुई। मां बैठी थी तो मां को बुला लिया, कहा यहां बैठ जाओ। मां आ गई और उसमें वो लंबा है लेकिन मैं आपको उसमें से 2 लाइनें सुनाता हूं। कहा कि आत्माम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मानं तीर्थालय अर्चाये दान मानाभ्यम मैत्री अभिनय चक्षुषा। इंसान का बिहेवियर क्या होना चाहिए? हर दूसरा इंसान उसको नजर आना चाहिए कि ये सनातन में तो कहा गया कि ये मेरे से मुराद यहां पे कि ये खुदा की तरफ से कहा जा रहा है कि ये मेरा मंदिर है। इसलिए इससे जब डील करो किसी से भी, ये नहीं कि कोई पावर में है वो आया तो बहुत अच्छी तरह, कोई बेचारा मजदूर है तो हम उसके साथ दूसरा बिहेवियर करें, ये नहीं चलेगा। इंसान बहैसियत इंसान के इज्जत का हकदार है। इसको मेरा मंदिर समझो, इसकी कोई जरूरत है तो उसे पूरा करने में मदद करो और सबको बगैर किसी भेदभाव के सबको देखो। अभिनय मैत्रीय चक्षुषा, और मदद करो। कुरान हकीम में आता है, वयस अलूना का माजा युनफिकून, वो तुमसे पूछते हैं कि कितना खर्च करते। आमतौर से मुझे यहां बताने की जरूरत नहीं है, ज़कात जो लोग इस्लाम मानते हैं वो ज़कात अदा करते हैं, वो 2.5% देते हैं। ये 2.5% इससे आगे बढ़ के कहता है कि ये पूछते हैं आपसे कितना खर्च करें, तो इनसे कहिए जो तुम्हारी अपनी जरूर, कुलिल अफवाह
जो तुम्हारी अपनी जरूरत से ज्यादा है वो सब गरीब पे, कमजोर पे, यतीम पे, नादार पे खर्च करो। तो भाई ये जो परंपराएं हैं ये तो इसके लिए हैं कि हम महज़्ज़ब बन सके, हम सभ्य बन सके। और सभ्यता को जो डेफिनेशन, परिभाषा, उसकी तारीफ भारतीय है वो है, शतपथ ब्राह्मण में लिखा हुआ है, जिस समाज में मत से न्याय न हो वो धार्मिक समाज है। मत से न्याय समझा? जहां मछली का कानून न चलता हो, जहां मजबूत आदमी कमजोर आदमी को खा जाए या किसी के दिल में खौफ पैदा हो जाए, हर चीज, वो धार्मिक समाज नहीं हो सकता। धार्मिक समाज तो वो है जहां पर कमजोर, जो ताकतवर है वो इसे अपना धर्म माने, अपनी जिम्मेदारी माने कि कमजोर आदमी इज्जत के साथ जिंदा रह सके, ये मेरी जिम्मेदारी है। ये हमारी परंपराएं हैं। बहुत सारी चीजें इंसान को इसकी जरूरत होती है। हर 24 घंटे बाद या 12 घंटे के बाद आप हाथ मुंह धोते हैं, नहाते हैं, जिस्म 24 घंटे में जो पसीना निकलता है, इंसान के जिस्म में गंदगी बनती है, उससे अपने आप को सफाई करते हैं। इसी तरह अपने दिमागों को भी साफ करने की जरूरत होती है थोड़े थोड़े वक्त के बाद। ये वो कैसे हो सकता है? वो ऐसे हो सकता है जहां हम ये जो इतनी शानदार तालीमात हैं, हमारी शानदार शिक्षा है, मैं आपको दावे से कहता हूं, हमने अगर कमियां न की होती, आज पूरी दुनिया उस रास्ते पर आ रही है जो भारत के ऋषियों ने बताया। आज पूरी दुनिया में सोसाइटीज प्लूरल, मतलब विविधता। कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं है जिसमें हर रंग के लोग ना हो, हर मजहब के मानने वाले ना हो। ये दुनिया पिछले 100 और बढ़ा लीजिए तो 150 साल में बनना शुरू हुई है। और भारत में ये कब से है? हजारों साल से। भारत की जो तहजीबी सफर है, जो हमारी सभ्यता का सफर है, वो शुरुआत ही होती है। सबसे पुरानी किताब ऋग्वेद है। और आप ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं और जो चीज में आप डील करते हैं उसी में दूसरा वाला भी डील कर रहा है, उसके बेचारे का नहीं बन रहा। तो अगर आप उससे बताएंगे नहीं ना कि आपके तरीके क्या हैं, तो पैसे देके जासूस लगाएगा और पता करेगा कि आप क्या तरीका इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो भी उतना ही फायदा कमा सके। अपनी जो महात्मा गांधी ने कहा है, नफरत मत करिए। ये दुनिया, इसका बुनियादी कानून है तनव्वो, विविधता। ऋग्वेद कहता है इसे बहुधा। इसको रेस्पेक्ट करना सीखिए। इत्तेहाद, एकता कायम होती है इख्तिलाफ को बर्दाश्त करने से। इख्तिलाफ दुनिया में कभी खत्म नहीं हो सकते, नामुमकिन। और जहां इख्तिलाफ खत्म करने की कोशिश की जाती है, वो समाज, उनकी क्रिएटिविटी, उनकी तख्लीकी सलाहियत चली जाती है। चूंकि आप एक चीज इंपोज करेंगे हर आदमी के ऊपर, तो जाहिर है उसकी अपनी तो सलाहियतें खत्म हो जाएंगी। तो डॉक्टर कलाम सिर्फ साइंटिस्ट नहीं थे, वो बड़े भारी आध्यात्मिक थे। वो जो आपने प्रमुख महंत जी का कहा, उन्होंने पूरी एक किताब लिखी है ट्रांसेंडेंस में। डॉक्टर कलाम हमारे लिए, और मैंने आपसे कहा यहां तो ठीक है, यहां तो हिंदुस्तान का ये मुख्य फाइनेंशियल कैपिटल है साहब, मुंबई। आप किसी गांव में चले जाइए और इस आदमी का नाम लीजिए तो वो रोमांचित हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसे ये लगता है कि इस आदमी ने देश को सुरक्षा के मामलों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो योगदान है, वो योगदान ऐसा जबरदस्त है कि वो कोई कोशिश करे वो इसे मिट नहीं सकता। मैं आपको सच में दिल से बधाई दे रहा हूं कि आपने
डॉक्टर कलाम की याद को बनाए रखने के लिए, और इस इलाके में खास तौर से जरूरत, क्योंकि ये भी जान लीजिए जहां पे स्लम्स होंगे, जहां पे गरीब और कमजोर आबादी होगी, उनमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके दिल में कुछ बनने की और कुछ करने की एक जबरदस्त ख्वाहिश होती है, इच्छा होती है, उनको यहां से प्रेरणा मिलेगी। आपको मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं और इसके साथ अपनी बात खत्म करता हूं। आज पुरार के लिए एक दुर्लभ क्षण है। हम लोगों के बीच में भारत माता के सपूत, भारत रत्न डॉक्टर एपीजे कलाम साहब के चौक का अनावरण है और उसमें उसको अनावरण करने के लिए हम लोगों का सौभाग्य है कि भारत माता के दूसरे सपूत माननीय राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। तो भारत माता की जय जयकार जब मैं बोलूंगा तो दोनों हाथ उठा करके आप सब लोग जय जयकार करेंगे मेरे साथ में। बोलो बोलो भारत माता की, बोलो बोलो भारत माता की, बोलो बोलो भारत माता की। धन्यवाद। आज डॉक्टर एपीजे कलाम साहब के चौक के लोकार्पण के कार्यक्रम में उद्घाटक के रूप में हम लोगों के बीच में भारत के प्रकांड विद्वान, भारत माता के अगर सही मायने में बोला जाए कि सही मायने में पंडित, जिनको वेद, पुराण, कुरान, बाइबल सब पे पूरी कमांड है, जिन्होंने पूरे भारत को जिया है, ऐसे भारत माता के सपूत केरल के पूर्व और केरल के गवर्नर माननीय आरिफ मोहम्मद खान जी मंच पर उपस्थित, प्रदीप शर्मा जी, रमेश शर्मा जी, हमारी नगर सेविका बहन दक्षा पटेल, वसीम खान जी, सामने बैठे हुए मेरी राष्ट्रभक्त, देशभक्त मेरी माताएं, बहनें और राष्ट्रभक्त भाइयों और बहनें, मैं आप सब लोगों को यहाँ का आपका सेवक होने के नाते, पुरार का सेवक होने के नाते आज के दुर्लभ घड़ी, ऐतिहासिक क्षण का जो इंतजार हम लोगों को 2 साल से था, आज उसका उद्घाटन हुआ। उसके लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई देता हूं। माननीय जी, चाहता था लोग बोले कि हमारे अगर रिश्तेदार आते हैं या नई शादी और ये सब के लिए कोई आते हैं लड़की देखने के लिए या लड़का देखने के लिए, तो लैंडमार्क बताते थे कि हम कचरा की पेटी के यहां पहुंच गए हैं। लेकिन कचरे से सोना बनाना ये हमारे संस्कार में है, हमारी संस्कृति में है। हम जिस संस्कृति से, जिस परंपरा से आते हैं, और मैंने महानगर पालिका में प्रस्ताव पास करके इसको 2019 में यहां से कचरा पेटी हटाया। फिर आया कि इस कचरा पेटी में क्या बनाना चाहिए, यहां पर इस जगह पे क्या बनाना चाहिए। तो मेरे दिमाग में लोगों से बात किया तो लोग बोले भारत माता के सपूत, जिन्होंने संघर्ष में विपरीत परिस्थितियां कितनी भी आ जाए लेकिन उससे डरने की जरूरत नहीं, कैसे चट्टान की तरह खड़ा रहना चाहिए, सिखाया। ऐसे भारत रत्न मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे कलाम साहब के नाम पे करना चाहिए। मैंने किया और आज आप लोगों के सामने एक कलाकृति डॉक्टर एपीजे कलाम साहब की स्मृति आप लोगों के बीच में है। अनेक काम किए, जितना हो सका। ये सब रोड, आप सब लोगों को पता है कि रोड की क्या हालत थी। सारे रोड आप लोगों के आशीर्वाद से
कंक्रीट के हो गए, शौचालय हो गए, डायलिसिस सेंटर हो गए, सीवर लाइन के काम चालू हो गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य होने के नाते कहीं ना कहीं हम लोगों पे एक आरोप लगता है कि हम लोग सांप्रदायिक हैं। लेकिन आज मैं बोल सकता हूं कि हमारी जो परंपरा, जिस संस्कृति से आते हैं, जिस राष्ट्रवाद को हम लोग जीते हैं, हम सब लोग वीर अब्दुल हमीद, डॉक्टर एपीजे कलाम साहब, आरिफ मोहम्मद खान साहब हमारे संस्कृति के प्रतीक। हम इनके चरणों में, इनके कदमों में बिछ जाने को तैयार है। हमारी संस्कृति है। तो अनेक, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि जितना समय है आप सब लोग, मुझे पता है, क्योंकि अगर मैं ज्यादा बोलूंगा, ज्यादा समय मैं लूंगा, तो जो आज हम लोगों का सौभाग्य है कि केरला से चल करके हमारी इस भूमि को पवित्र करने के लिए, इस क्षण को यादगार बनाने के लिए, विलक्षण बनाने के लिए माननीय जी आए हुए हैं। उनसे कहीं ना कहीं मैं दूर करने का काम करूंगा तो मैं इतना बड़ा पाप नहीं करूंगा। मैं और मेरी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं, क्योंकि आप सब लोग मुझे सुनते ही रहते हैं और आप सब लोग इतने शॉर्ट नोटिस में इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए, उसके लिए मैं आप सब लोगों का आभारी हूँ। खास करके माननीय जी का आभारी हूँ कि माननीय जी के बहुत व्यस्त कार्यक्रम है। जब मैं बात कर रहा था राजभवन कार्यालय से, तो 15 मार्च के पहले कोई डेट ही नहीं मिल रही थी। मैंने निवेदन किया कि हमारे कुरार के लोगों की, हमारे पठानवाड़ी के लोगों की, हमारे इस्लामपुरा के लोगों की एक उम्मीद है, अगर आप आ जाएंगे मुझे लगता है कि हम लोगों की मेहनत सफल हो जाएगी। और आप हमारी इस मेहनत को, हमारे उस निवेदन को आपने मान दे करके आपने हमारा निमंत्रण पत्र, हमारा प्रार्थना स्वीकार किया और यहाँ पर आए हैं। मैं पूरे कुरार की तरफ से सर आपका फिर से अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और मेरे वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।